हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब ये टर्म बहुत न्यूज़ में आ रही है, ग्लोबल साउथ, क्योंकि जब से एस जयशंकर जी ने ये टर्म यूज़ की है तो मीडिया ने भी काफ़ी पकड़ लिया। तो आफ्टर ऑल ये ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ क्या है, इस तरह से मिलती जुलती टर्म्स पहले क्या यूज़ होती थी उनको हम देखेंगे। आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, डू कनेक्ट। अब इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है। इस टाइम ग्लोबल स्टेज पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। आप यूएनएससी में भी देख सकते हैं, G20 का देख सकते हैं। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी ने एक बात कही कि इंडिया रिप्रेजेंट करेगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये ग्लोबल साउथ तब से काफ़ी न्यूज़ में आ गया। तभी ये चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई थी, क्योंकि एस जयशंकर जी ने डिटेल में ये कहा था कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हम वी आर इमर्जिंग एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, प्लस हम डीपॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे फूड, फर्टिलाइज़र और मेडिकल प्रोडक्ट्स को। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पॉलिटिक्स बहुत बीच में आ जाती है जब भी दो देशों की आपस में नहीं मिलती, या जो ग्रुप्स हैं अलग अलग देश को फेवर करते हैं, तो कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, या जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर अभी चल रही है, तो काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ों की सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है, जैसे फूड, फर्टिलाइज़र और मेडिकल प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को डीपॉलिटिसाइज करने की। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पे कही। अब इंडिया का G20 का प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है। अब ये ग्लोबल साउथ वर्ड वहीं पे इन्होंने यूज़ किया। तो G20 के बारे में देखिए, इस बार आपने देखा कि कमल का फूल वहाँ पे आपको दिखता है, और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो G7, G8, G20 क्या देश है यहाँ पे, बहुत अच्छा पिक्चर मुझे लगा था, आई थॉट टू इंक्लूड इट फॉर यू। G7 में आपके ये देश आते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। G8 में प्लस रशिया हो जाता है, और G20 में ये देश आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिसमें इंडिया भी है G20 में। अब G20 के मेंबर्स अगर आप देखेंगे, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो G20 कंट्रीज़ हैं उनमें है, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और 2008 में इसका फर्स्ट मीटिंग जो लीडर्स के बीच में G20 की वो हुई थी। पॉपुलेशन शेयर अगर आप देखेंगे G20 का 62.4% है, लेकिन आउटपुट शेयर अगर आप G20 का देखेंगे तो 84.9% है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 37.6% है, लेकिन आउटपुट बहुत ही कम है, जो कि 15.1% है। G20 कंट्रीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। सो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, यहाँ पे यंग माइंड से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी बातचीत यहाँ पे हुई। अब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में आते हैं कि ये टर्म बहुत बार यूज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहे हैं, तो लगता है कि पोलराइजेशन हो रही है, कि कुछ देश एक तरफ हैं, कुछ देश दूसरी तरफ हैं। तो दिस टर्म हैज़ बीन यूज सिंस मल्टीपल टाइम्स, और ऑनगोइंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स पे एस जयशंकर जी ने कहा पोलराइजेशन में अकर एल्सवेयर, द पीपल हु सफ़र मोस्ट आर ग्लोबल साउथ। कि पोलराइजेशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? ग्लोबल साउथ के लोग सफ़र करते हैं। ग्लोबल नॉर्थ में कौन से देश आ गए? आप रफली कह लेंगे कि जैसे यूएस, कनाडा, अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ आपको ये देश दिखेंगे, यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी मान लीजिए, ये इनको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, मोर डेवलप्ड। और ग्लोबल साउथ में आप देखेंगे एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका को ले लीजिए, ये आपके ग्लोबल साउथ हो गए। तो यहाँ से आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का। अब जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हमारा शिफ्ट हुआ है विद टाइम, तो आप देखेंगे टर्म्स भी चेंज हुई हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस तरह की टर्म्स का यूजेज चेंज हुआ है। अब ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, इन टर्म्स की ज़रूरत थी। जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं वो मानते हैं कि इस तरह की कैटेगरीज, ऐसा कोई नई कैटेगरी नहीं है, पहले भी कैटेगरीज होती थी। जैसे पहले ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न को माना जाता था कि वेल फ्लरिश्ड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड देश हैं, प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ लोग अच्छे से रहते हैं, मतलब उनके हर
एक इंडिकेटर आप देखेंगे अच्छा दिखता था आपको वेस्टर्न कंट्रीज का, और ईस्टर्न कंट्रीज को माना जाता था इन ट्रांजिशन, कि अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, वेस्टर्न जितनी अच्छे सिस्टम्स, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स उनके नहीं हैं। इसी तरीके से ये ईस्ट वेस्ट का कैटेगराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद हमने सिमिलर कैटेगराइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी। जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम आया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको कहा गया, फॉर एग्जाम्पल दे एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर एरा अलायंसेज ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर और नॉन अलाइंड कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। तो अदरवाइज आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड को लेस या लीस्ट डेवलप में इंक्लूड किया गया। और उसके बाद आपने जो कैटेगराइजेशन देखी कि जो लोग यूएस के एलाइज हैं, जो यूएसएसआर के एलाइज हैं, या फिर नॉन अलाइंड कंट्रीज, इस तरह की टर्म्स आपने देखी। फिर इन सिस्टम्स में एक यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट है 1974 में, उन्होंने 3 नई टर्म्स दी, कोर, पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल। कोर कंट्रीज किनको कहा गया, कोर जोन्स किनको कहा गया, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स आते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे यूएस, जापान। पेरिफेरल जोन आ गया जहाँ पे लेस सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन है, मैनुअल लेबर ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कम है। मिडल में जो कंट्रीज आएंगी जैसे कि आपकी हो गई इंडिया, ब्राज़ील। पोस्ट कोल्ड वॉर अगर आप देखेंगे, ये थर्ड वर्ल्ड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वर्ल्ड क्लासिफिकेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैं वर्ल्ड वॉर बोल रही थी, सॉरी, दिस इज, ये कैटेगराइजेशन है फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड की और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इस तरह की कैटेगराइजेशंस जो है वो बीच में हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे ये जो कैटेगराइजेशंस है ये थोड़ा ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं लगने लगा, क्योंकि आप धीरे धीरे देखेंगे कम्युनिस्ट यूएसएसआर वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया। और फिर जो बाकी देश थे उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी, उन सबको यूएस का साथी बनना पड़ा, क्योंकि वो ओनली ग्लोबल सुपर पावर उस टाइम बची। तो अब इस टाइम हमारा मल्टीलेटरलिज्म की तरफ भी ध्यान है कि कोई पोलैरिटी दुनिया में नहीं है, कोई बायपोलैरिटी नहीं है। नाउ द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर, इसलिए इस तरह की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री का मैप अगर आप देखेंगे तो ब्लू में आपको एकदम एडवांस्ड इकोनॉमीज दिखेंगी, राइट, और ये स्काई ब्लू में आपको इन ट्रांजिशन कि ये डेवलप होने वाली हैं। लेस डेवलप्ड आपको ऑरेंज में दिखेंगी, जैसे इंडिया हो गया। लीस्ट डेवलप्ड आपको बिल्कुल अफ्रीकन कंट्रीज दिखेंगी। सो ग्लोबल साउथ कहाँ से आता है? तो ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ये दोनों टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इनकी ग्रुपिंग हो रही है जब हम वेल्थ इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, वेल्थ को देख रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर को देख रहे हैं, तो ग्लोबल साउथ एक जैसे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। सो एक और कॉमनैलिटी है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की कि कभी ना कभी इनकी हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रही है एट द हैंड्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, कि उन्होंने यहाँ पे राज किया है। सेकेंडली यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको और भी बहुत सी चीज़ों पे मिलेगी, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। यहाँ से हम ये जो देश है उनका एक अटूट हिस्सा नहीं है, परमानेंट मेंबरशिप उनके पास नहीं है, चाहे यूनाइटेड नेशंस, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। तो ये आइडिया वहाँ से आता है कि अब दुनिया को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ करके देखना ज़्यादा अच्छा है, रैदर देन सेइंग ईस्ट, वेस्ट एंड अदर टर्मिनोलॉजीज जो पहले यूज़ होती थी। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे दिखी कि साउथ साउथ कॉपरेशन की अब बात की जा रही है। क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस क्लासिफिकेशन का कि जो पावर कभी ग्लोबल नॉर्थ के पास है, क्या ग्लोबल साउथ उसको रिप्लेस करना चाहता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिप्लेस करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे साउथ साउथ कॉपरेशन की बात है। जिस तरीके से हमने देखा ऑनगोइंग डिबेट में, ग्रीन एनर्जी की बातों पे, हाई कार्बन एमिशंस में, ग्लोबल नॉर्थ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि चाइना और इंडिया को अलग क्यों रखा जा रहा है। वहाँ पे भी तो बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल ब्लंडर्स देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ग्लोबल नॉर्थ की जहाँ पे हम बात करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा एमिशंस की हैं। सो डिफरेंट क्वेश्चन एंड क्रिटिसिजम्स इन टर्म्स के निकल के आ रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ आपको समझ में आया होगा। नॉर्थ में क्या, ग्लोबल नॉर्थ में क्या कॉमन है और ग्लोबल साउथ में क्या कॉमन है। इनफैक्ट चाइना ने भी एस जयशंकर के कमेंट्स की काफ़ी प्रेज़ की थी। चलिए, बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया की आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माई पर्सनल मेंटोरशिप। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। सेम कोड यूज़ करके CSAT में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। 0% EMI है। ये ऑप्शनल कोर्स कोई भी लेना चाहते हैं 9 सितंबर तक ह्यूज डिस्काउंट सिर्फ 9000 में आपको ये मिल रहा है। और अपनी प्रिपरेशन CSAT की भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। बाकी फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है।
इसमें आप पार्ट लीजिए, डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।